बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है नाइट एडिशन और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान अनीका निसार। नाज़रीन, आज वैसे तो आवाम के लिए छुट्टी का दिन होता है, संडे का दिन, इतवार का दिन, लेकिन अगर इसे आज के दिन को सियासी संडे कहा जाए तो गलत ना होगा। आज 3 बड़े शहरों के अंदर पाकिस्तान के 3 जलसे हुए और 3 मुख्तलिफ जमातों के जलसे हुए। लाहौर में जमाते इस्लामी, इस्लामाबाद में PTI और कराची में PSP का जलसा हुआ और हर जलसे के अंदर अपने अपने हिसाब से अहमियत की बातें कही गई। बिलखुसूस अगर जमाते इस्लामी और PTI के जलसे की बात करें तो करप्शन के हवाले से बातें की गई और यौम तासीस के मौके पर इमरान खान साहब ने अपना अगला लाहे अमल भी बता दिया कि करप्शन के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेंगे और सिंध से शुरू करके अगले हफ्ते यानी इतवार को 1 मई को वो पहुंचेंगे लाहौर में और लाहौर में चेयरिंग क्रॉस में उनके मुताबिक वो समा को गरमाने के लिए यानी जो सिचुएशन है उसको गर्म करने के लिए, लाहौरियों को जोश दिलाने के लिए पहुंचेंगे। उसके बाद इससे पहले वजीर आज़म नवाज शरीफ ने भी तमाम सूबों के अंदर सियासी मुहिम का, अवामी सियासी मुहिम का आगाज करने का ऐलान कर दिया था। वो सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा से स्टार्ट करेंगे। क्या सियासी तसादुम की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं या फिर चीज़ें वाकई में करप्शन से पर्दाफाश करने के हवाले से बढ़ रही हैं? क्या ये चालें जो तमाम सियासी जमातों की तरफ से चली जा रही हैं ये अवाम की फेवर में होंगी, अवाम के हवाले से होंगी, या फिर ये सियासत चमकाने का एक तरीका होगा? 2018 के इलेक्शन से पहले एक बार फिर ये मसला खड़ा हो गया कि करप्शन क्या खत्म होगी या नहीं होगी। इस हवाले से बात करेंगे आज कि आज तीनों जलसों के अंदर जो भी बात हुई उस बात में क्या दम था और क्या उसके आगे से चीज़ें सामने आएंगी, क्या हल निकलेगा इन तमाम सवालात का जो हर जलसे में उठाए गए। मैं अपने पैनल पर बात ही चलूँ, हमारे साथ डॉक्टर शाहिद मसूद सीनियर तज्जियाकार फ़ोन लाइन पर मौजूद होंगे। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे कराची स्टूडियो से ज़फ़र हिलाली साहब सीनियर तज्जियाकार, हमारे साथ फैसलाबाद स्टूडियो से होंगे PMLN के राना अफजल साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ होंगी अंदलीब अब्बास साहिबा PTI की रहनुमा। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमें ज्वाइन करने को। डॉक्टर शाहिद मसूद, आपसे स्टार्ट करते हैं। आज 3 जलसे हुए, बड़ी गर्मा गर्म सिचुएशन थी सियासी। क्या समझते हैं कि करप्शन के हवाले से, पानामा लीक्स के हवाले से कम बात हुई या फिर अपनी अपनी सियासत चमकाने के हवाले से ज्यादा बात हुई? देखिए, यानी कि बात तो करप्शन की हुई और अब मेरा ख्याल ये है कि ये जो बोसीदा गला सड़ा निजाम है इसकी तबई मौत वाक़ई हो चुकी है। अब इसको तो दफनाने का वक्त आ गया है और देखना ये है कि इसको दफनाता कौन है। अवाम दफनाते हैं, सियासतदान दफनाते हैं, कौन दफनाता है? क्योंकि देखिए ये जो पनामा लीक्स हैं ये तो एक खुद ब खुद पिटारा खुला है ना। इसको तो किसी ऑपोजिशन ने, किसी अखबार ने, किसी का काम नहीं, तो अपने आप खुल गया और उसके नतीजे में पूरी दुनिया में हिजाम बपा है। और बात ये हो रही है कि किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए, चोरी चकारी के पैसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं, तो अब ये किसी के हाथ में रहा नहीं है और ये खुद ब खुद अनलिश होंगी चीजें। और पाकिस्तान में जो भी इसको बचाने निकलेगा, जो भी किसी भी जमात का शख्स इसको बचाने निकलेगा, इस निजाम को, इस सिस्टम को, वो खुद ब खुद एक दलदल में गर्क होता चला जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि अब ये इस पे सियासत भी होगी और वो हो रही है, लेकिन असल बात यह है कि एक सिस्टम गिरता नजर आ रहा है। आज देखें, जमात इस्लामी ने पहले बात की, जमात इस्लामी ने कहा कि हम 1 मई से एक तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं। इमरान खान ने बात की, कराची एक बदला हुआ कराची नजर आ रहा है कि कम से कम चले, आवाज उठी, कराची में मुतबादिल वॉइस खड़ी हुई मुस्तफा कमाल की। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम, मैं इसको कोई एक सियासी जमात या एक आप समझे कि एक किसी गली मोहल्ले तक इसको महदूद नहीं करा। ये पूरा सिस्टम जो है जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, जिसमें अशराफ भी है, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ, सारे के सारे मुझे लगता है कि वाइंड अप होने जा रहे हैं सब के सब। और ये इसको रोक नहीं सकता, कोई भी चाहे कितनी ही कोशिश करे, अब इस सिस्टम को रोक नहीं सकता इस निजाम। सही। ज़फ़र हिलाली साहब, आपकी तरफ आते हैं। 1 मई बड़ा अहमियत का हामिल दिन लग रहा है। उसी टाइम पर जमात इस्लामी ने अपने हवाले से बात की, PTI ने यह कहा कि लाहौर के अंदर आके जलसा करेंगे, फिर चीफ जस्टिस ने भी उसी टाइम पर वापस आना है। तो आप क्या देखते हैं 1 मई तक जो TORs वगैरह है उसके ऊपर कोई बात हो सकेगी? जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे धरने से पहले अगर चीज हो गई सॉल्व तो फिर हम धरना नहीं करेंगे। देखिए अनिका, मेरे ख्याल में हम अपने आप से पूछना चाहिए, या इमरान साहब को भी पूछना चाहिए, सबको, और ख़ास तौर प्राइम मिनिस्टर को पूछना चाहिए कि क्या सवाल हैं जो लोग पूछ रहे हैं। लोग अभी पूछ रहे हैं कि ये मुल्क क्या और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्मोइल जो अब लगता है बिल्कुल होगा,
क्या ये मुल्क जैसे ये कॉन्फ्रंटेशन बढ़ता है क्या इससे बच सकेगा? क्या ये मुल्क के लिए अच्छा होगा? ये वैसे ही कमजोर मुल्क इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, क्या ये बच सकेगा फर्दर टर्मोइल? और क्यों वो सब पूछ रहे हैं, क्यों प्राइम मिनिस्टर हमारे मिजरी को खत्म करके हमें वो एविडेंस दे दे जो उन्होंने पब्लिकली कहा है कि ये सब पैसे जो मेरे बच्चों के पास शुरू में आए थे ये उधर से आए थे, लीगल मीन से आए थे, या ये उस वक्त तो उनके पास मिल भी नहीं था जो वो बाद में कह रहे हैं, बाद के पैसे तो वो कह रहे हैं स्टील मिल बेच के दिए, उस पहले पैसे 90s में किसने दिया और वो कैसे आए? और तीसरा सवाल जो हमारे अवाम पूछ रहे हैं कि भाई एक इनफीबल्ड प्राइम मिनिस्टर, माने माफ करिए, द प्राइम मिनिस्टर इस वक्त इज अ डेड मैन, politically a dead man sitting in the prime minister's chair. माने कि पॉलिटिकली वो कुछ नहीं है, खत्म हो गए हैं, अब वो बैठे हुए इस कुर्सी पे। अब अफसोस ये है कि ये एक वीक ऑपोजिशन है जो उनको अभी तक निकाल नहीं पाया। पीपीपी तो उनके साथ हैं, वो तो हर वक्त उनके साथ हैं, और पीटीआई ठीक है, मगर आज आपने तकरीर देखा, वही घिसे पिटे बातें जो आ रहे हैं। ठीक है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, करिश्मा है, उसने अपने आप को ऑफर किया है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज, मगर क्या इस दफे वो कामयाब होंगे? जमात इस्लामी तो एक छोटी सी पार्टी है, बहादुर पार्टी है एक लिहाज से, मगर उनका तो कोई खास इम्पैक्ट नहीं होता है। तो क्या होने वाला है? प्राइम मिनिस्टर साहब प्लीज अपने आप को यह सवाल पूछे, हमें सबूत दें जो हम आपकी बातों से भी अवेट, और उसके सबूत देने के बाद या हट जाए या बेशक कायम रहे, और हम सब आपके पीछे होंगे अगर वो सबूत सही था। सही। राना अफजल साहब, आपकी तरफ आती हूँ। जफर हलाली साहब ने सवाल उठाया कि ठीक है सबूत दे दे, जैसा डेविड कैमरन ने आकर पार्लियामेंट में सबूत दे दिए और तमाम चीजों से क्लियर हो गया, ना कोई कमीशन का मसला, ना किसी ऑपोजिशन जमात से कोई प्रॉब्लम हुई। उसके बाद अगर वजीर आजम साहब भी आकर आराम से सबूत दे दें तो क्या जाता है, इतना लंबा प्रोसीजर करने की क्या जरूरत है? बहुत शुक्रिया। देखें, वज़ीर आज़म ना सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं आए, वो पूरी कौम के सामने टेलीविज़न पे आ गए और उन्होंने अपने पूरा रिकॉर्ड पेश किया और उन्होंने अपोजिशन की वो तमाम डिमांड्स को मान लिया। अब अगर अपोजिशन या वो लोग जो वज़ीर आज़म को पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं कि जी वज़ीर आज़म प्लेट में रख के इनके इल्ज़ामात को एक्सेप्ट कर लें जिनको वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो ऐसा तो नहीं होगा। ये मामला एक लीगल मामला है और अगर इसको जो उसका तरीका कार अपनाया जाएगा, अपोजिशन का तो काम होता है कि वो इल्ज़ामात लगाए, लेकिन उनका सोल्यूशन क्या है? हु इज़ द आर्बिटर? फैसला किसने करना है? तो अगर उसके लिए जब अपोजिशन की डिमांड है कि एक सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग जज के तहत एक जुडिशल कमीशन बने, जब वो बन गया तो अब उसमें इतनी बातें करने की गुंजाइश नहीं है कि आप कहें कि जी प्राइम मिनिस्टर इज़ अ डेड मैन, या फिर साथ ये भी कहें कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑन द नेशनल असेंबली वो स्ट्रांग हैं और उनके साथ सपोर्ट मौजूद है, और फिर अपनी हेल्पलेसनेस की आप बात करें। तो ये तो मीडिया टॉक, मीडिया ट्रायल जो है, आई डोंट थिंक कि ये पाकिस्तान के हालात के लिए ये जायज़ बात है। जब एक तरीका कार तय हो गया। जी शाहिद साहब आप पूछें। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि ये जो कमीशन और टीओआर हैं, इसको तो कोई भी नहीं मान रहा, यानी कोई एक जमात, अभी मुझे नहीं पता मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो इत्तेहादी है आपका, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू आता है, लेकिन इसको तो कोई भी नहीं मान रहा। सिर्फ अगर हुकूमत ही मान रही है, अपने लिए बनाया है उसने, और ना कोई भी, आप कह रही है अपोजिशन, तो अपोजिशन तो फ्रेंडली अपोजिशन है, वो भी नहीं मान रही। तो कोई एक आदमी तो पाकिस्तान का हुकूमत के अलावा हो जो माने, तो बात आगे चलेगी ना। सही। राना अफजल साहब आपसे इसका जवाब देना, सुप्रीम कोर्ट बार भी नहीं मान रही। जी शाहिद साहब, राना साहब आपसे जवाब देना, लेकिन अभी मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक का वक्त हो गया। मैं वापस आती हूँ तो फिर सवाल का जवाब लेंगे। राना साहब से सवाल उठाया है और अंदलीब अब्बास साहिबा की तरफ भी जाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले राना अफजल साहब से सवाल उठाया था डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने। राना साहब, सवाल ये था कि कोई भी, इवन वो लोग जिनसे आपने मीसाके जमहूरियत साइन किया, वो भी आपके TORs को मानने को तैयार नहीं, जुडिशल कमीशन को मानने को तैयार नहीं, तो इसकी अहमियत क्या होगी? अंदलीब अब्बास साहिबा के तरफ जाने से पहले मैं आपसे इसका जवाब चाह रही हूँ। देखिए, मैं शाहिद साहब के सवाल का जवाब ये है कि कोई भी से उनका क्या मतलब है। कोई भी जो है वो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे के जो नुमाइंदे हैं वो नेशनल असेंबली में बैठे हैं और वो पूरा पाकिस्तान है, और अगर वहाँ पे बैठ के वो फैसला करेंगे तो फिर पाकिस्तान का फैसला होगा। अगर चंद एक एंकर्स या चंद एक दानिश्वर जो अपनी दानिश्वरी के लिए, या चंद, आज PTI का जलसा था, वो PTI नहीं मानेगी, वो अपोजिशन की पार्टी है, हमारी अपोजिशन के लोग नहीं मानेंगे, तो ये क्या कोई भी जो ये पूरा पाकिस्तान है? अगर पाकिस्तान किसी कानून और आइन के तहत चल रहा है, ये टीवी टॉक शो पे या किसी चौक में फैसला नहीं होगा। या अगर अवाम कहेंगे जी हमारी आवाज ऊंची है और मेरी आवाज ऊंची के मुताबिक ये फैसला हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। पाकिस्तान वज़ीर आज़म टीवी पे क्यों आते हैं? बराए करम टीवी को तो ना, मीडिया को तो आप ना कोसते हैं, मतलब आप जरा ब्लॉग को, सहाफत को कोस रहे हैं। मीडिया नहीं, ये मैंने तो आपसे बात की। नहीं, मैं नहीं कोस रहा, नहीं, आप सहाफत को, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि कोई भी नहीं, मैंने कहा था, मैंने आपकी बात का मंतकी जवाब दिया है। नहीं, मैं भी मंतकी जवाब, मैंने आपका बात का मंतकी जवाब दिया है। डॉक्टर साहब की बात सुन ले, फिर मैं आपकी तरफ आपने कह दिया कि कोई भी नहीं मान रहा, आपने कह दिया कोई भी नहीं मान रहा, तो कोई भी कौन सी जमात? कोई एक जमात बता दें पार्लियामेंट में, कोई बार एसोसिएशन, कोई कानूनदान, कोई रिटायर्ड जज, कोई सुप्रीम को, मतलब कोई एक आदमी ढूंढे पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम नून के अलावा जो इस कमीशन, इस TOR को मान रहा हो। और नून के अंदर भी आप जानते हैं कि मुखालफत मौजूद है। देखें, ये चीजों का फैसला आखिर किसी पार्लियामेंट में या किसी अदालत में होना है ना। तो अगर बाहर बैठे हुए लोग अपनी राय देते हैं और आप कहते हैं वो पूरा पाकिस्तान है, तो मैं नहीं मानता, कोई भी नहीं मानता। मुशर्रफ का फैसला सड़कों पे हुआ था आज। मुशर्रफ का फैसला आपने सड़कों पे किया था। देखिए, अगर पार्लियामेंट इसलिए होती है कि वो अवाम के मसाइल को हल करे, अगर वो अंदर बैठ के आप एक सो कॉल्ड ऑपोजिशन खड़ी हो जाती है, तो फिर फैसला सड़कों पे आप भी करते रहे राना साहब, और अब भी होगा सड़कों पे फैसला। 162 दिन ये मुकद्दस गाय नहीं होती पार्लियामेंट। आप भूल जाएं राना साहब, आपने जो बात की है ना सहाफत और ये वो सारा, आप भूल जाएं कि पार्लियामेंट के अंदर अगर सीट हो जाते हैं लोग और अगर चोर पकड़े जाते हैं 8, 10, 15, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। हमें तो हक है सवाल पूछने का। और हमें पार्लियामेंट दुनिया में पार्लियामेंट फेल नहीं होती दुनिया में। मैं आपके हक को चैलेंज नहीं कर रहा। पाकिस्तान में मार्शल भी लगे, पार्लियामेंट बंद भी हुई, लेकिन आप अगर इसको यकसर एक स्टेटमेंट के साथ आप कह दें कि जी पूरा पाकिस्तान खड़ा हो गया, तो पार्लियामेंट की जो नुमाइंदगी है उसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन राना साहब, एक बड़ी तादाद जमात इस्लामी की भी जमहूरियत में एक लम्हा आता है जब पार्लियामेंट हैसियत खो जाती है। आप खुद सियासी कारकुन है, पार्लियामेंट की हैसियत खत्म हो जाती है। अच्छा, वो लम्हा नहीं आया। जरा अंदलीब अब्बास साहिबा की तरफ भी चलते हैं, मुझे जरा अंदलीब साहिबा की तरफ भी जाने दें। अंदलीब साहिबा, आज काफी बड़ा इज्तिमा जो इस्लामाबाद में हम लोगों ने देखा, यौम तासीस था आप लोगों का, लेकिन बात करप्शन की, पानामा लीक्स की भी हुई। मुझे बता दीजिएगा कि आप लोग निकल तो आए हैं, लेकिन कुछ होता हुआ देख भी रहे हैं? जो लास्ट धरना था उसी तरह के नताइज देख रहे हैं, या कुछ वाकई में होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, बड़ा वाज़िया एक ये जो सब्जेक्ट है ना, और वज़ीर आज़म माशाल्लाह ये सारे ही बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं। वज़ीर आज़म ने वहाँ लंदन में भी कोई कितनी दफ़ा कहा है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये हंगामा क्यों है। तो ये हंगामा पनामा का हंगामा है, ये PTI का हंगामा, या ये पीपल्स पार्टी या मीडिया जिनको ये ब्लेम कर रहे हैं, ये उन्होंने ख़ुद से नहीं, 197 कंट्रीज़ में बता दिया। ये 100 जर्नलिस्ट हैं जो इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट्स की एक कंपनी है। बार बार आप भी, मीडिया भी, हम भी इनको बता रहे हैं कि ये हमने नहीं उठाया, और ये 200 मुल्कों में उठा है, और ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, ये ओरिजिनल पेपर्स हैं, सबूत हैं जो कि उन्होंने हैक किए। और मेरा ये मसला है, या आपका ये मसला है, या पाकिस्तानियों का ये मसला है कि पाकिस्तान का नाम हर जरीदे में, हर रसाले में, हर पब्लिकेशन में, हर मीडिया में शरीफ फैमिली की तस्वीरें आ रही हैं, और कहा जा रहा है कि ये जो 8 लीडर्स हैं उनमें इनका नाम है।
और इनमें इनकी प्रॉपर्टीज हैं जिनके अंदर उन्होंने 2 कंपनीज का नाम लिया। अब ये सारा कुछ जो है, या तो इनको चाहिए उन 100 जर्नलिस्ट को जाके पकड़ें कि वो वजीर आजम पे खामखा इल्ज़ाम लगा रहे हैं और पाकिस्तान को बदनाम करें, या पनामा जाएं और वहाँ जाके सारी इन्वेस्टिगेशन करवाएं कि ये क्यों पनामा वाले इनके पीछे पड़ गए हैं। क्योंकि हम तो जैसे जो कोई भी चीज़ आती है, ऑपोजिशन है, आप मीडिया हैं, हम तो जो एक ग्लोबल फिनोमेना आया है उस पर सवाल कौम कर रही है। और मैं बताऊं कि मैं तो बिल्कुल सिंपल कहूँगी कि 20 मिनट का काम है, इतना कोई मसला नहीं है, जैसे कि डेविड कैमरॉन ने किया है या जैसे बहुत से और मुल्कों में हुआ है। आप अपने 12 डॉक्यूमेंट्स ले आए, आप टीवी पे आ रहे हैं या आप पार्लियामेंट में आ रहे हैं या कुछ आ रहे हैं या राना अफजल साहब आ रहे हैं या जो भी आ रहे हैं, आप 12 डॉक्यूमेंट्स लाएं। आप कहीं देखें जी ये जो 700 करोड़ रुपया था ये पाकिस्तान में इन्होंने ऐसे कमाया, इस पे ये टैक्स दिया, फिर ये नेशनल बैंक में गया, नेशनल बैंक से ये बैंक ऑफ बार्कलेज में किया और उससे इन्होंने पैसे लिए, ये टैक्स दिया। ये 12 डॉक्यूमेंट्स इनके हैं। आप ये 12 डॉक्यूमेंट्स क्लैरिफाई कर दे और ये बात खत्म हो जाएगी। मतलब ना कोई डॉक्यूमेंट आ रहा है ना उसमें कोई एविडेंस आ रहा है और वो वीडियोस चल रही है सारे मीडिया पे, जिस पे हुसैन नवाज और हसन नवाज और मरियम नवाज 3 मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं। सही। ये अगर वीडियोस किसने बनाई हैं, ये कोई फैब्रिकेटेड वीडियोस हैं या ये कोई पनामा वालों ने बनाई है? चलिए ये तमाम सवाल दिलीप साहब ने किए हैं। हिलाली साहब की तरफ भी जाऊंगी, हिलाली साहब से भी पूछना है, लेकिन मुझे अभी जाने ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे फोरेंसिक ऑडिट पे भी, क्योंकि फोरेंसिक ऑडिट के ऊपर लगता है कि सारे मुत्तफिक हैं, लेकिन क्या वो फोरेंसिक ऑडिट जो गवर्नमेंट कराना चाह रही है और वो फोरेंसिक ऑडिट जिसका इमरान खान साहब ने डिमांड की है वो एक ही फोरेंसिक ऑडिट है या नहीं? आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन हो रही थी। हिलाली साहब, एक फोरेंसिक ऑडिट की परवेज रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात की, कहा कि ठीक है हम लोगों ने फोरेंसिक ऑडिट की भी बात की है, वो तमाम चीजें गवर्नमेंट करने को तैयार है। एक फोरेंसिक ऑडिट के बारे में इमरान खान साहब ने डिमांड की है कि फोरेंसिक ऑडिट इंटरनेशनल फर्म से, ऑडिट फर्म से जब तक नहीं होगा तब तक नहीं मानेंगे। तो ये दोनों फोरेंसिक ऑडिट्स क्या डिफरेंट हैं, क्या मुख्तलिफ हैं जो इनका एक पेज पर आना मुश्किल हो रहा है? एक्चुअली इनको शायद पता ही नहीं है कि फोरेंसिक ऑडिट का मतलब क्या है। देखिए, फोरेंसिक ऑडिट जो होता है वो मनी ट्रेल को फॉलो करता है। अब नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरे घर जो मेरे बच्चों का घर जो है वो पैसे सेल ऑफ द स्टील मिल इन सऊदी अरेबिया से आए हैं। मगर नवाज शरीफ साहब, वो तो घर आप जिला वतनी से पहले ही आपके बच्चों या आपके नाम पे था, तो वो उसके पैसे किधर आए? और एक और बात, जब आप हुदैबिया मिल के केस में ब्रिटिश कोर्ट्स ने आपको $32 मिलियन का जजमेंट दिया आपके खिलाफ और कहा कि फौरन पैसे लाओ, सन 2000 में फौरन पैसे लाओ नहीं तो तुम्हारा वो प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे, तो उन्होंने फौरन वो पैसे दे दिए। भाई वो किधर था वो स्टील मिल? तो कुछ देर तो लगता है ना जी स्टील मिल को बनाने और फिर चलाने और फिर बेचने। ये सब आप सन 2000 में कर दिया। कहने की बात यह है, देखिए अनीका, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर मैं कभी कभी इतने गुस्से से बोलता हूं वो इसलिए है कि हम सब पागल हैं, कि हम सब बुद्धू हैं, कि हम सब लोग झूठ को मान लेंगे, कि जरूरी है एक कमीशन को सेटअप करने कहने के ये झूठ है। तो प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। देखिए मैंने क्या सवाल किया, पहला सवाल मेरा ये था कि क्या ये बदबख्त कौम को आप फिर ऐसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्मोइल के थ्रू दाएंगे ओनली सो दैट कि हमें पता चले कि आपके पैसे किधर आए? क्या ये आपकी मोहब्बत है इस कौम की जिन्होंने आपको 3 दफे प्राइम मिनिस्टर बनाया? माफ करिए, इट इज इनएक्सक्यूजेबल और मैं आपको कहता हूं इट विल बिकम अगली। सही। अच्छा डॉक्टर शाहिद हुसैन साहब, मैं अनीका सिर्फ आपसे बात करूं। जी मुझसे अगर आप पूछें, मुझसे या किसी आम आदमी से आप पूछें कि आप अपने असासे शो करें
5 मिनट का काम है कि मैं अपने बैंक टेलीफोन करूंगा और बैंक से कहूंगा कि यार मुझे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल की मेरी बैंक स्टेटमेंट ला दो। ये तो कोई कमीशन, कोई लंबा चौड़ा खेल है ही नहीं। देखिए ना, ये तो सीधा सा खेल है, मैंने कितना इनकम टैक्स दिया, ये मेरा एनटीएम नंबर है, ये मेरे 3 या 4 या 5 बैंकों में अकाउंट है अंदर बाहर, मैं उनकी स्टेटमेंट ला के सामने रख दूंगा। ये ऑफशोर कंपनियां बनाने की तुक क्या है, मुझे बताएं ना, ये क्या तुक क्या है ऑफशोर कंपनियां जिसकी हमारा सामने नाम ना आए, कोई टॉम आ जाए, कोई जेरी आ जाए, कोई फ्रांसिस आ जाए, यानी तुक कई दुनिया में आपने सुना है कि एक हुक्मरान हो और वो कहे कि मेरा बेटा, मैं किसी मुस्लिम मियां साहब की बात मैं आम बात कर रहा हूँ, मेरा बेटा तो जी फलाने मुल्क का चूंकि शहरी है इसलिए वो चूंकि लॉस वेगस में रहता है इसलिए वहां जुआ खेलना जायज है, वो जुआ खेलता है। मैं तो पाकिस्तान का नहीं सुना है आपने ये। आप पाकिस्तान के अगर हुक्मरान हैं, आप पाकिस्तान के बन के रहे, आप कारोबार कर रहे हैं जाके पनामा में, मनामा में, पता नहीं कौन कौन सी दुनिया में किस किस नाम से, और आते हैं फिर आप ऑफिशियल टूर्स पे जाते हैं, कभी मोदी के साथ बैठे हुए हैं, कभी चाइना में साथ बैठे हुए हैं, कभी सऊदी अरब में। भाई या तो टोटल अपने आप को अलग करें कि हमारा कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है। आप सियासत में भी घुस रहे हैं, आप कारोबार में भी घुस रहे हैं, आपने कंपनियां भी बनाई हुई हैं, आप जवाब भी नहीं दे पा रहे। ये कैसी सियासत। और राना अफजल साहब से मैं तो इंतहाई एहतराम से, मैंने पार्लियामेंट की मैं बहुत इज्जत कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट रेलिवेंस खो चुकी है। आप देखिए पीआईए का बिल आता है निचकारी का 1 दिन में पास, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल कोई एग्री नहीं हो रहा, एहतसाब कैसे होगा, कोई एग्री नहीं। मैं पार्लियामेंट की इज्जत कर रहा हूँ, जमहूरियत की इज्जत कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस वक्त फैसले क्या पार्लियामेंट में हो रहे हैं या सड़कों पे हो रहे हैं। एक सियासी कारकुन के तौर पे राना अफजल साहब जवाब दें। तो वजीर आजम सड़कों पे आ रहे हैं निकल के अपनी कुव्वत का मुजाहरा करने, वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं जा रहे? मुझे बताएं, वजीर आजम साहब क्यों आ रहे हैं जलसे करने? एक तो जलसे करने आ रहे हैं, दूसरा राना अफजल साहब वो पार्लियामेंट में गए नहीं, उन्होंने काबीना के इजलास के बारे में बात की, उसके बाद अवाम के सामने खिताब के लिए आ गए। तो पार्लियामेंट की क्या कोई अहमियत नहीं है वजीर आजम साहब की नजरों में? देखिए पार्लियामेंट बहुत जल्दी सेशन में आने वाली है तो जरूर आएंगे। वज़ीर आज़म पहले भी पार्लियामेंट में आते हैं। देखें बात ये है लेकिन धरने के लिए फौरन सेशन बुलाया जाता है और अभी नहीं वो उसकी अगर जरूरत होगी तो बुला लेंगे। लेकिन ये जो मशवरे दे रहे हैं, क्या इनको ये पता नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको भी इन जैसी अकल मौजूद है, वो भी इनकी तरह के दानिश्वर हैं, वो भी जानते हैं कि फोरेंसिक ऑडिट क्या होता है, वो भी जानते हैं कि करप्शन की ट्रेल को कैसे पकड़ा जाएगा। ये रोज आके टेलीविजन के ऊपर झूठ बोलते हैं कि जी वो अपने असासे डिक्लेयर कर दें। कौम को ये क्यों नहीं बताते कि हर मेंबर नेशनल असेंबली के असासे डिक्लेयर्ड हैं और वेबसाइट के ऊपर पड़े हुए हैं, लेकिन कौम को गलत बात बताते हैं कि वो डिक्लेयर कर दें। अगर उन वो उनको आप चैलेंज करें। नहीं अच्छा राना अफजल साहब यहाँ दोनों शायद जफर हिलानी साहब अभी ये सिस्टम ऐसा है कि चैलेंज नहीं होता है। सारे सबूत मिल गए हैं, सारे सबूत अगर मिल गए हैं तो उन सबूतों को लेके आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, उन सबूतों को लेके आप टेलीविजन नहीं, लेकिन राना साहब इतना तूल देने की क्या जरूरत है? आपके लिए, आपकी हुकूमत के लिए भी मसला, जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसके लिए भी मसला। पहले चीन की इन्वेस्टमेंट आप कहते हैं कि धरने की वजह से रुकी रही, इतना पॉलिटिकल टर्मोइल में लेके जाने की क्या जरूरत है? आप सीधा सीधा जवाब दे दें। क्या हर इल्जाम के ऊपर वजीर आजम सड़कों पे क्यों आ रहे हैं? मुझे ये बताएं, वजीर आजम सड़कों पे क्यों आ रहे हैं? मुझे इस सवाल का जवाब दे दें, वो सड़कों में क्यों आ रहे हैं मुजाहरे करने? अभी आज की तारीख में नहीं आए, लेकिन अगर हमने मुकाबला सड़कों पे करना है वो भी करके दिखा देंगे। वो मासेरा से शुरू कर रहे हैं अपनी मुहिम का, उन्होंने ऐलान कर दिया है। चले तो फिर अगर आप लोग सेटिस्फाई होते हैं कि जलसा करना है तो हम भी जलसा करके दिखा देंगे। आज कराची में बहुत बड़ा जलसा हुआ, इस्लामाबाद से दुगना जलसा हुआ, वहां तो पनामा लीक्स की कोई बात नहीं हुई, वो भी पाकिस्तान है। ठीक है, चलिए वो उन्होंने तो जरा रीजनल बात की, कराची की बात की, उनके हरीफ भी जरा कुछ और हैं। अंजलि ये बता दें, आप जलसा खेल रहे हैं क्या, जिस तरह राना अफजल साहब ने बोला? देखिए वो एक शेक्सपियर का प्ले है कॉमेडी ऑफ एरर्स, तो वो अल्लाह ताला कहता है कि जब आपकी आती है ना, मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन जब डाउनवर्ड स्पाइरल आता है तो आप हर वो काम करते हैं जो आपको नीचे और धकेले। तो ये जो सारी स्ट्रेटजीज ये कर रहे हैं, पता नहीं कौन इनको कह रहा है
اور یہ بالکل غلط کرتے جا رہے ہیں. انگریزی میں میں ہے, تو صرف یہ کہہ رہی ہوں ان کو انگریزی میں کہ وہ پروورب ہے, اگر حسین نواز اور حسن نواز اور مریم نواز یہ سارے کے سارے. جی ہلالی صاحب بول رہے ہیں, اس کے بعد میں دلیپ کے پاس واپس جاتی ہوں. جی میں صرف ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ انگریزی میں وہ پروورب ہے کہ those who the gods want to destroy they first make mad. جی اندلیپ صاحب. یس صحیح کہہ رہے ہیں ہلالی صاحب. تو میں یہ صرف کہہ رہی ہوں کہ ایک بڑا سمپل سوال ہے اور اس کا جواب چونکہ نہیں آئے گا تو پکا ہوتا جائے گا کہ بھئی اگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, جیسے آج عمران صاحب نے کہا ہے, عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آئیں آپ شوکت خانم پہ جو مرضی کریں, آپ 8 مہینے سے دھمکیاں دے رہے ہیں, آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ آپ حکومت میں ہیں, آپ کے پاس سارا مواد ہے, آپ کریں, آپ لوگوں کو پکڑ کیوں نہیں رہے؟ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر ہم چور ہیں تو باقی بھی چور ہیں؟ اگر باقی چور ہے آپ ان کو پکڑیں, ورنہ حکومت سے آپ ریٹائر ہو جائے, حکومت کا کام تو پکڑنا ہے. اور اگر آپ اس بات کا جواب ہی نہیں دے رہے کہ حسن نواز کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے, مریم نواز کہہ رہی ہے کہ ہیں, حسین نواز کہہ رہا ہے کہ 2006 میں ہے, اور حسن نواز کہہ رہا ہے 1999 میں, اس کی بات کو کم از کم کلیریفائی کر دیں. جب آپ کلیریفائی نہیں کریں گے تو پکا کنفرم ہو جائے گا کہ ڈاکٹر صاحب اور ساتھی رانا افضل صاحب, مجھے ابھی جانا بریک کی طرف, لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کی طرف واپس آؤں گی. بریک کریں گے تو ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, فرمائیے گا پلیز. دیکھیے میں تو رانا افضل صاحب سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی حکومت ہے اور بہت اچھی حکومت ہے, اور اس پہ غلط الزامات لگ رہے ہیں, ساری چوری چکاری عمران خان نے کی ہے, تو ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ فوری طور پہ شوکت خانم پہ پابندی لگا دیں, اسے بند کریں اور عمران خان کو گرفتار کر لیں. لیکن ان کو یہ کرنا چاہیے نا, آئیڈیلی تو ان کو یہ کرنا چاہیے. اگر یہ کہہ رہے ہیں, حکومت کہہ رہی ہے نا, حکومت کہہ رہی ہے کہ عمران خان غلط ہے اور شوکت خانم میں جان دی ہوتی ہے, اور تو گرفتار کر لیں. اگر ہمت ہے تو کر لیں نا, یا اگر حوصلہ ہے تو کریں. اور اگر یہ تو دیکھیں, یہ تو عجیب سی بات ہوئی, بالکل یہ تو بالکل عجیب سی بات ہوئی کہ حکومت کہہ رہی ہے, یعنی تھانے دار کہہ رہے ہیں کہ وہ سامنے میرے چور کھڑے ہیں, لیکن وہ چور ہے, وہ چور ہے, وہ چور. اپوزیشن الزام لگاتی تو اچھی لگتی ہے, حکومت کس طرح الزام لگ سکتی ہے رانا صاحب؟ اگر آپ کو پتا ہے کہ اگر سامنے لوگ کرپٹ ہیں تو پھر آپ ان کو اریسٹ کریں. رانا صاحب کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ چھکا مار رہے ہیں. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں نا, آپ یہ حکومت کیسے کہہ رہی ہے؟ جی رانا صاحب. جی رانا صاحب دیکھیں, حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ شوکت خانم کو آف شور اکاؤنٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی, وہ تو بڑی بری بات ہے. آف شور اکاؤنٹ تو ہونا نہیں چاہیے, بڑی بہت بالکل ہم نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو شوکت خانم کو آف شور اکاؤنٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی, اس کا جواب دے دیں. باقی ہمیں شوکت خانم کے اوپر کوئی اعتراض نہیں. دوسری بات, ابھی محترمہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس سارے ثبوت آ گئے ہیں. بھائی ثبوت آ گئے ہیں تو یار ٹی وی پہ کیوں لے کے آتے ہو, عدالت میں لے جاؤ. میرا سوال اپنی جگہ رہ گیا رانا صاحب. رانا صاحب میرا سوال کچھ اور ہے. میں تو سیاست میں تو کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیا ضرورت پیش آ گئی, مطلب آپ ایکشن لینا. آپ سب کے خلاف 200 لوگوں کو کیوں نہیں پکڑ کے اٹھا کے ڈالتے آپ؟ دیکھیں نا, آپ تو اگر آج عمران خان صاحب نے, آپ 200 نام جو آئے ہیں, 200 لوگوں کو آپ ہتھکڑی لگائیں اور اندر کرتے ہیں آپ. صحیح. اچھا ایک تو اس کا جواب دے دینا, یہ بھی بتا دیں 200-250 لوگ ہیں, ان کا سارے کمیشن کے اندر کام چلنا سٹارٹ ہوا, تمام تفتیش چلنا سٹارٹ ہوئی, تو یہ تو کمیشن کئی سال لے جائے گا. یہ ابھی کے ابھی تو نہیں آنسر آئے گا, اس کا جواب تو نہیں آئے گا. پھر پاکستان کا اگر قانون ہے اس کے مطابق کوئی چیز ہو رہی ہے تو اگر آپ کی دال نہیں گلتی تو پھر ٹھیک ہے, اس کو جس طرح سے قانون کہتا ہے ویسے ہو لینے دیں. پھر آپ اپنی جلد بازی پاکستان پہ کیسے مسلط کریں گے؟ پھر تو آپ نہیں کر سکیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ قانونی ہے. جی اندلیب, یہ معاملہ قانونی ہے, اس کو عدالت میں چلنے دیں. دیکھیں قانونی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں رانا افضل صاحب, قانونی معاملہ ہے. اور اگر آپ وہ قانون دیکھیں اور اس پہ پنجاب بار کاؤنسل, سپریم کورٹ بار کاؤنسل, اس پہ تمام سارے لائرز, سارے جتنے بھی ہیں, انہوں نے ایک سیکنڈ میں ایک بات کہی ہے کہ 1956 کا قانون ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے آتا ہے. کسی وقت بھی یہ جو کمیشن ہے, جب چاہیں گے فیڈرل گورنمنٹ نواز شریف کی, وہ اس کو
बिल्कुल एक नोटिफिकेशन से उसको डिसमिस कर देंगे, जो कि होता रहा है पास में। इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसकी कोई एम्पावरमेंट नहीं है, इसकी कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। लेकिन तो अंदलीब आप लोगों ने इस बारे में पार्लियामेंट की बात बनाने की बात करी है, तब आपको ये याद आ रहा है। फिर क्या रह गया जी? अब ऐसा नहीं होगा का मतलब ये है कि बादशाह सलामत कह रहे हैं और दरबारी हाँ कर रहे हैं इसलिए नहीं होगा। बाकी सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ऐसा ही होगा, जजेस ये कह रहे हैं ऐसा ही होगा, लॉयर्स ये कह रहे हैं ऐसा ही होगा, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं ऐसा ही होगा, एनालिस्ट से कह रहे हैं ऐसा ही होगा, लेकिन जो कि नवाज शरीफ साहब और उनके दरबारी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जफर हिलाली साहब की तरफ चलती हूँ। जफर हिलाली साहब, रूल ऑफ लॉ की पॉलिसी बेहतर जा रही है, किसकी पॉलिसी बेहतर जा रही है? क्या वज़ीर आज़म साहब खुद इंप्लीमेंट करें? ठीक है, अंदलीब कतल कलाम के लिए माजरत करम, मुझे हिलाली साहब की तरफ भी जाने दीजिए। ये देखिए, ये एक बड़ा अच्छा, मैं अंदलीब बीबी से अग्री नहीं करता और दूसरों से भी, मैं शायद इस ऑन दिस मैटर शायद गवर्नमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए अगर हमारी जुडिशरी जो है अगर वो फेयर है और अगर वो रिस्पॉन्सिव है टू द कॉन्स्टिट्यूशन और अगर वो आवाम को समझती है और सहती है ताकत का क्या कहते हैं द सोर्स ऑफ पावर, तो आवाम का इंटरप्रिटेशन लें और कहें कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ एक एलिगेशन आया है और प्राइम मिनिस्टर साहब का एलिगेशन नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट मामला है और इस पे हम कार्रवाई करेंगे। अब भूल जाएं 200-400, इस मुल्क में तो 200 करोड़ करप्ट हैं, इसलिए कि अगर उनको मौका दें वो सब हो जाएंगे। अब कहने की बात सिर्फ ये है कि क्या ये जुडिशरी विल टेक दैट कोर्स या ये जुडिशरी विल फॉल इनटू द ट्रैप। देखिए रिकमेंडेशन और ये दरबारी वरबारी ये ठीक है, एक फियर है, इसलिए इस मुल्क में ये भी हुआ है, मगर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको कहना चाहता हूं, एक दफे जुडिशरी ने कह दिया इस मामले में 10 दिन, 2 हफ्ते, 1 महीने में कि ये चार्ज जो है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वेटी चार्ज जो उन्होंने प्रूव नहीं कर सके कि जो वो कह रहे हैं सच है, दैट्स इनफ। उसके बाद तो ही हैज टू स्टेप डाउन। तो अब आप सिर्फ और सिर्फ इस जुडिशरी को, जज साहब को आने दें 10 दिन और 20 दिन दे दें उनको। 1 महीने के अंदर अगर फैसला नहीं हुआ तो आपको पता है दाल में कुछ काला है और हर किस्म की कोशिश। लाली साहब, एक हारी हुई जंग है, एक हारी हुई जंग को लड़ा जा रहा है। इस जंग में हार मान चीज का फैसला पहले आ चुका है। क्या करें यार, जीती जा सकती नहीं, ये मानते नहीं है ना, आप कह रहे हैं ना। ये इसमें देखें प्रूफ आ गए सामने, डॉक्यूमेंट। अब या तो आप कहें कि डॉक्यूमेंट झूठी है, गलत है, तो अदालत में ले जाए ना यार। तो फिर अदालत पे तो अटैक हो जाएगा, वो अदालत पे तो हमला हो जाता है। फिर देखिए ना, बात ये कि अदालत को आपके जज, मेरे जज, उसका डीएसपी, इसका डीएसपी, मुल्क के अदारे तो मेरे और तेरे भी चल रहे हैं पाकिस्तान में। तो अदालत आपको पहचानी। आप तो शाहिद साहब, आप तो बज़िद हैं कि किसी चौक में फैसला करना है। अगर आप ये चाहते हैं तो फिर पार्लियामेंट में नहीं होगा राना साहब, पार्लियामेंट में करें, अगर नहीं होता तो फिर चौक पे होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ ना। सही, ठीक है, हम इस डिस्कशन को जरूर कंटिन्यू करते हैं, लेकिन शो का वक्त खत्म हो चुका है, इसलिए हम लोगों को इजाजत लेनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया तमाम हज़रात। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब बहुत शुक्रिया आपका, जफर हिलाली साहब बहुत शुक्रिया, अंदलीब अब्बास साहिबा बहुत शुक्रिया, राना अफजल साहब बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों ने हमें शो में ज्वाइन किया। हमारे शो से आज इतना ही। अब पता नहीं पार्लियामेंट में इसका फैसला होगा, जुडिशल कमीशन में इसका फैसला होगा, सड़कों पर इसका फैसला होगा, ये आने वाले वक्त ही बताएगा। और 1 मई इंतहाई अहमियत की हामिल तारीख, देखना यह है कि 1 मई को क्या होता है। 1 मई वाले शो में भी हम बात करेंगे इस हवाले से। हमारे आज के शो से इतना है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रहिएगा। अल्लाह हाफिज।